अस्सलाम वालेकुम। बेटा चैप्टर नंबर 8 वेव्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर में से हम एंट्री टेस्ट के अंदर जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स किसी एक टॉपिक से मुताल्लिक या फिर हमारे टॉपिक में मौजूद जो फार्मूलिज्म रहते हैं उनसे मुताल्लिक जो हमारे की पॉइंट होते हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। हम अपना सबका लेक्चर दे चुके थे। आज का हमारा लेक्चर उसी ही चीज़ से मुताल्लिक है कि आया कि टॉपिक में किस तरह के क्रिटिकल पॉइंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ख़ास करके एंट्री टेस्ट के अंदर आ सकते हैं, और हमारे फार्मलिज़म जो हम अपने एक ख़ास लेवल के ऊपर देखते हैं। मतलब कि आप बोर्ड के अंदर उनको यूटिलाइज़ तो नहीं करते, लेकिन आप जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स फार्मलिज़म जो ऑलरेडी आपके पास उन्हीं टॉपिक से मुताल्लिक होती हैं, उनको आज हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास की पॉइंट्स हमने वेव्स के मुताल्लिक देखने हैं। ये हमारा मेजर पॉइंट रहेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अपने सबका लेक्चर के अंदर एक बात तो हमने नोट की थी कि ट्रांसवर्स वेव्स के लिए जब ये डेंसर मीडियम में से ट्रैवल करती हुई रेयरर मीडियम के अंदर एंटर होती हैं तो इनके फेज़ में कोई तब्दीली नहीं आती। और उन्हीं ट्रांसवर्स वेव्स के लिए हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि किसी रेयरर मीडियम में से ट्रैवल करते हुए जब बाउंड्री ऑफ द डेंसर मीडियम के साथ बेटा कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो इनके फेज़ के अंदर 180 का चेंज आया था। अब दूसरा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी। अगर तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रेयरर मीडियम में से ट्रैवल करते हुए आएँ और डेंसर मीडिया की बाउंड्री से टकरा जाएं तो उस वक्त नो फेज़ चेंज आएगा। नो फेज़ चेंज यानी कि अगर ये कंप्रेशन की सूरत में आ रही थी तो कंप्रेशन ही आगे ट्रैवल करेगा। अगर ये रेयर फैक्शन की सूरत के अंदर आ रही थी तो रेयर फैक्शन ही डेंसर मीडियम के अंदर आपको ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, अगर ये डेंसर मीडियम से ट्रैवल करती हुई किसी रेयरर मीडियम की बाउंड्री से आकर टकराती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो उस वक्त इनके फेज़ में जो तब्दीली आती है, फेज़ चेंज बेटा आपको इनमें 180 डिग्री का दिखाई देगा। यानी कि इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का अगर डेंसर मीडियम के अंदर कंप्रेशन मौजूद था और जब ये टकराती हैं रेयरर मीडियम के बाउंड्री के साथ तो वो कंप्रेशन रेयर फैक्शन में तब्दील हो जाएगा। अगर डेंसर मीडियम में एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बेटा रेयर फैक्शन की सूरत के अंदर आकर किसी रेयरर मीडियम की बाउंड्री से टकराती हैं, वो रेयर फैक्शन वो बेटा चेंज हो जाएगा कंप्रेशन के अंदर। तो ये प्रॉपर्टी आपने जहन में रखनी है। इसीलिए नो चेंज ऑफ फेस और देयर इज़ अ फेस चेंज ऑफ 180 डिग्री, ये दो पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के मुतालिक। दूसरा हमारे पास बेटा थी मैटर वेव्स। मैटर वेव्स हम इनको डिफाइन कर चुके थे कि हमारे पास डी ब्रॉगली वेव्स यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव होती है जिसका कंसेप्ट डी ब्रॉगली ने हमें दिया था, उसके बारे में हमने बेटा डिस्कस करना है। और डी ब्रॉगली ने ही बेटा इनकी वेवलेंथ का रिलेशन हमें बताया था, लैम्डा बराबर है एच ओवर एम वी, जहाँ एम मैस ऑफ द पार्टिकल है और वी उसकी स्पीड है। अब अगर एच को कांस्टेंट कर दिया जाए, एच आपके पास कांस्टेंट हो जाए, तो दो तरह के रिलेशन आपके पास आते हैं। पहला कि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा 1 ओवर एम के, यानी कि मास ऑफ द पार्टिकल के इन्वर्स रिलेशन में रहेगा। दूसरा हमारे पास रिलेशन आता है बेटा लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब इन दो रिलेशंस के अंदर देखें, अगर दो पार्टिकल्स हों उनके मैसेज हमें बता दे, फिर एक वेवलेंथ की वैल्यू बता दे, दूसरी वेवलेंथ की वैल्यू हमने मालूम करनी हो तो वो किस तरह से हमने मालूम करनी है ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। वो लेक्चर आप इब्तदाई दोबारा से देख सकते हैं। आपको मैथ्स के अंदर रेशोज़ बता दे तो वेवलेंथ की क्या कुछ रेशोज़ होती हैं वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए आप वेलोसिटी के रिलेशन के साथ भी यहाँ पर इसको बना सकते हैं। अब मैथ्स और वेवलेंथ के दरमियान में ग्राफ किस तरह का बनेगा, उसका नाम क्या बनेगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ के दरमियान में ग्राफ किस तरह का बनेगा और उसका नाम क्या होगा, ये हम ऑलरेडी सारी इब्तदाई चीज़ें सीख चुके हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ सकती हैं। इसके बाद दूसरे फार्मूला के ऊपर बेटा गौर करें। अगर एच को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी बेटा मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल के। तो इनका ग्राफ किस तरह का बनेगा, दो मोमेंटम की वैल्यूज़ बता दी जाए, एक वेवलेंथ की वैल्यू बता दी जाए तो दूसरी वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं।
इवन कि आपको मोमेंटम के अंदर इतने % का इंक्रीज़ है या इतनी हद तक मोमेंटम इंक्रीज़ हो रहा है तो वेवलेंथ कितना कुछ इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। आप मोमेंटम को 4 गुना कर दें, 3 गुना कर दें तो कितना कुछ इनके अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ सकता है। वो सारी चीज़ें आपने हर एक फार्मूला के लिए अलग अलग इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे सवाल बेटा हल नहीं होंगे। तो आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। इनके ग्राफ किस तरह के बन जाएंगे, उनको नाम क्या दिया जाएगा। इसके बाद इस फार्मूला के अंदर बेटा आपके पास मास ऑफ द पार्टिकल अगर कांस्टेंट हो, टू भी आपके पास कांस्टेंट है, एच भी अगर आपके पास कांस्टेंट हो जाए तो वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा किसके, ई के जजर रूट के, यानी कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के जजर रूट के। अब अगर आपको एनर्जी की दो वैल्यूज़ दे दी जाए, एक वेवलेंथ की वैल्यू दे दी जाए तो दूसरी वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, या दो वेवलेंथ्स की वैल्यूज़ बता दी जाए, एक एनर्जी की वैल्यू आपको बता दी जाए तो दूसरी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, वो आप फार्मूला कैसे बनाना है, किस तरह का रिलेशन हमने क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें आपने पहले लेक्चर के अंदर देख के उनको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है बेटा। अब इनका ग्राफ किस तरह का बनेगा, वो ग्राफ कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, ये भी आपने बेटा यहाँ से देख लेना है। एक मज़ीद फर्दर आप एनर्जी की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट करेंगे बेटा क्यू ई, चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपने इसको पढ़ा होगा। आपके पास ई बराबर होता है बेटा क्यू वी के। ठीक है बेटा, पोटेंशियल को डिफाइन किया था आपने ई डिवाइडेड बाय क्यू, और यहाँ से क्यू ई क्यू वी आपने इसको लिखना है, ई की वैल्यू को, एनर्जी की वैल्यू को, क्यू वी आपने इसको बेटा लिखना है। अब क्यू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ई की सूरत के अंदर आप लिखेंगे तो ई बराबर होगा यानी कि एनर्जी चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल कितना कुछ अप्लाई किया था वो। अब इस रिलेशन के अंदर मैस भी कांस्टेंट, चार्ज ऑन द पार्टिकल भी कांस्टेंट, लैम्डा आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर रूट के। अब पोटेंशियल डिफरेंस के साथ भी आप इसी तरह का रिलेशन मैंने बना दिया, वो सारे क्वेश्चंस आपने इनके लिए सॉल्व लाजमी तौर पर करने हैं। फिर हमारे पास बेटा कंसेप्ट आया था फेज डिफरेंस का। फेज डिफरेंस का रिलेशन हमारे पास था बेटा फाई इज इक्वल टू 2πx डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, अब एक बात नोटिस में रखनी है, अगर हमारे पास फेज डिफरेंस का रिलेशन ये मौजूद हो तो एसआई यूनिट्स में हम फेज के लिए ख़ास करके एंगल वो हम रेडियन इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसको एक कंडीशन देखी जाए कि हमारे पास इस तरह की वेव्स हैं जो एक दूसरे के साथ इन फेज हैं, इन फेज कंडीशन में फेज डिफरेंस डेल फाई हमारे पास बेटा इज इक्वल टू होगा 2n पाई के, यानी कि 2 पाई के इंटेग्रल मल्टीपल। ये हम ऑलरेडी एमसीक्यूज के अंदर इसको देख रहे हैं कि ये एमसीक्यूज आई हुई है। ठीक है बेटा, कौन से पॉइंट्स इन फेज होंगे, वो पॉइंट्स जो कि 2 पाई के इंटेग्रल मल्टीपल होंगे वो इन फेज होंगे। ठीक है बेटा, ये एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर इन फेज कंडीशन में आपने ये चेंज इन फेज बिटवीन टू एनी पॉइंट्स लाइंग ऑन अ वेव उसको हमने कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए बेटा आपने यूनिट यहाँ इस्तेमाल करना है डिग्री का। अब ऐसे कुछ पॉइंट्स भी होते हैं जो कि बेटा आउट ऑफ फेज कंडीशन में होते हैं, आउट ऑफ फेज कंडीशन के अंदर। अब इन पॉइंट्स के लिए अगर कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो चेंज इन फेज हमारे पास 2n+1 इंटू पाई लिखेंगे, या फिर आपने क्या करना है बेटा n+1/2 इंटू 2 पाई। ये आपने दो फार्मूलिज्म इस्तेमाल करने हैं। अब जब आउट ऑफ फेज कंडीशन हो और चेंज इन फेज आपने मालूम करना तो बेटा आप यूनिट सूटेबल जो रहेगा जिसको हम प्रैक्टिकल यूनिट कहते हैं वो है रेवोल्यूशन। ठीक है बेटा, रेवोल्यूशन आपने इसके लिए इस्तेमाल करना है कि रेवोल्यूशन के लिहाज से आपने चेंज इन फेज कैलकुलेट करना है अगर तो पॉइंट्स वेव के ऊपर मौजूद हों और वो भी पॉइंट्स बेटा आउट ऑफ फेज हों, तो ये चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। इसके बाद बेटा कंसेप्ट ऑफ द पाथ डिफरेंस हमने देखा था कि किस तरह से कुछ पॉइंट्स के दरमियान में रास्ते का फ़र्क कैसे होता है, वो पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करना है। तो इसी ही रिलेशन के अंदर x आपके पास पाथ डिफरेंस है, आप x मालूम करना चाहेंगे तो लैम्डा नीचे डिवाइड हो रहा है, फेज के साथ उसे मल्टीप्लाई कर लें और 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ डिवाइड कर लेने, तो ये पाथ डिफरेंस है, x से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन फेज कंडीशन के अंदर चेंज इन पाथ डिफरेंस बेटा आपके पास बराबर होगा n लैम्डा के, यानी कि वेवलेंथ के इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है बेटा, n को आप 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, अप टू सो ऑन आपके पास वो सारी वैल्यूज आती चली जाएंगी। अगर तो पॉइंट्स आउट ऑफ फेज कंडीशन के अंदर मौजूद हो तो पाथ डिफरेंस बराबर होगा 2n+1 इंटू λ/2 या n+1/2 इंटू लैम्डा इसको लिखा जाता है। वेवलेंथ के लिहाज से आपने इसको देखना है।
ठीक है बेटा, तो ये पाथ डिफरेंस के आपने फार्मलिज्म अपने जहन में रखने हैं, जो हम डिफरेंट केसेस के अंदर इसको इस्तेमाल कर लेंगे। फिर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जिसके लिए दो पर्सन थे, न्यूटन और लेप्लेस, जिन्होंने कैलकुलेशंस की थी। अगर उनको हमने मालूम करना है तो स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेटेड बाय द न्यूटन। न्यूटन ने कैलकुलेट कैसे किया था? आइसोथर्मल प्रोसेस से इन्होंने कंसीडर किया था कि भी जब कंप्रेशन या रेयरफेक्शन की सूरत के अंदर साउंड ट्रैवल करती है एयर में से, तो इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, एयर के पार्टिकल्स के टेम्परेचर में तब्दीली नहीं आती। आइसोथर्मल प्रोसेस इन्होंने कंसीडर करके इन्होंने कहा था कि भी ई जो है इलास्टिसिटी, और इसको रिवर्स ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी भी कहा जाता है। स्पीड को अगर देखें तो इलास्टिसिटी के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दो अगर इलास्टिसिटी यानी कि इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यूज़ आपको बता दी जाएं, एक स्पीड की वैल्यू बता दी जाए, दूसरी स्पीड की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड कर सकते हैं। स्पीड और इलास्टिक मॉडुलस के दरमियान में ग्राफ किस तरह का होगा? स्पीड और इलास्टिक मॉडुलस के अंडर रूट के ऊपर अगर आप देखना चाहें ग्राफ किस तरह का होगा, वो वेरी हो जाता है, तब्दील हो जाता है। ये भी कंडीशन जहन में रखनी है। इसी तरह से दूसरी चीज़ है इसके अंदर बेटा डेंसिटी। डेंसिटी देखें, या इसको एक और नाम दिया जाता है इनर्शिया ऑफ द मीडियम, कि मीडियम का इनर्शिया कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना कम जो डिस्टर्बेंस है वो दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रैवल करेगी, और डिस्टर्बेंस अगर कम दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब स्पीड कम है। तो दूसरे लफ्ज़ों में डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और डेंसिटी के ऊपर भी बेटा क्या है? अंडर रूट है आपके पास। अब गौर करें, किसी भी एक मटेरियल में, जैसा कि हमारे पास सॉलिड्स हैं, इनका इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। कहने का मकसद क्या है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। जैसे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे स्ट्रेन बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाएगी, और इन दोनों के दरमियान में रेशो जो होगी वो लार्जर हमें मिलती है, जिसे आमतौर पर हम इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं। दूसरा, लिक्विड्स के लिए देखें इलास्टिक मॉडुलस इलास्टिसिटी वो सॉलिड्स के मुकाबले में कम होती है, गैसेस के अंदर सबसे कम होती है। अगर इलास्टिक मॉडुलस इस तरह के हैं तो स्पीड इन द सॉलिड सबसे ज़्यादा, उसके बदले में स्पीड इन द लिक्विड्स होगी, फिर आखिर में बेटा आपके पास स्पीड्स इन द गैसेस होगी, यानी कि गैसेस में सबसे कम तरीन स्पीड पाई जाती है स्पीड ऑफ द साउंड की। अब दूसरा फार्मूला हमने देखा था लेप्लेस, इन्होंने करेक्ट किया था। इन्होंने कहा था भी नहीं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दौरान कभी भी टेम्परेचर ऑफ द एयर या गैस पार्टिकल जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दौरान इनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। अब ये नहीं रहता, इन्होंने एडियाबैटिक प्रोसेस कंसीडर किया था, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपके पास जो रिलेशन बना है स्पीड का वो है गैमा पी डिवाइडेड बाय रो और इसका जजर रूट। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, गैमा जिसको बेटा यहाँ पर हम सी पी डिवाइडेड बाई सी वी कह के आए थे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के दरमियान में रेशोज, या आपको गैमा की वैल्यू देंगे, उसको आकर यहाँ पर रिप्लेस करेंगे प्रेशर और डेंसिटी के साथ, तो आपको स्पीड ऑफ द साउंड मिल जाएगी। और जब इन्होंने कैलकुलेट किया था तो ये वेरी क्लोज थी टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बहुत ज़्यादा करीब पाई गई थी। तो इस गैमा की एक और वैल्यू बेटा लिखी जा सकती है, गैमा को आप लिख सकते हैं इलास्टिक मॉडुलस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, या इलास्टिसिटी फॉर द एडियाबैटिक केस डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस दोनों के लिए इलास्टिक मॉडुलस जो आपके पास बनेगा, उन दोनों के इलास्टिक मॉडुलस को तकसीम करेंगे तो आपको गैमा की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। तो ये दो बातें जहन में रखनी है। अक्सर वो आपको हो सकता है गैमा की वैल्यू इस तरह से कह देता है कि ये आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राई है, आपके पास पोली एटॉमिक है, या आपके पास मोनो एटॉमिक है। लेकिन अगर वो इसको थोड़ा सा क्रिटिकल कर दे, क्रिटिकल इस तरह से कर ले कि वो आपको जस्ट ये बता देता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में इलास्टिक मॉडुलस ये है, आइसोथर्मल प्रोसेस में इलास्टिक मॉडुलस ये है, और प्रेशर ये है, और डेंसिटी ये है, तो उससे आप घबराना नहीं है। आपने रिलेशन आपकी बुक्स के अंदर ये दो लिखे गए, आपने इसको नोट कर लेना है, क्योंकि ये रिलेशन भी वैलिड है, आप इसके लिहाज से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मोनो एटॉमिक हमारे पास गैसेस जो होंगे उनके लिए गैमा की वैल्यू हमने बेटा 1.67 लिखी थी, और डाई एटॉमिक के लिए 1.4, और इधर से बेटा पोली एटॉमिक के लिए 1.29। और इसमें से एक आपकी एमसीक्यूज बनती है कि किस मटेरियल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड होगी। पहला कंसेप्ट ये है कि चेक करना है जिसके लिए गैमा का फैक्टर ज़्यादा होगा।
जिसके लिए गैमा का फैक्टर ज़्यादा, उसके अंदर स्पीड का रिलेशन सबसे ज़्यादा रहेगा। अब गौर करें कि मोनो अटामिक को देखें, सिंगल अटामिक, एक एटम रखने वाली, उनके अंदर गैमा का फैक्टर ज़्यादा है, तो इसके अंदर स्पीड ऑफ द साउंड ज़्यादा रहेगी। डाई अटामिक में दूसरे नंबर पर आएगी और पोली अटामिक के अंदर आखिर में चली जाएगी। अब इनकी एग्जाम्पल्स आपने जहन में रखनी है, जो अक्सर आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जस्ट उसने एग्जाम्पल का नाम लिया हुआ है, उसने वाज़ेह तौर पर आपको नहीं कहा हुआ कि कौन सा आपके पास पोली अटामिक है, डाई अटामिक है, या फिर आपके पास बेटा मोनो अटामिक है। तो आपने जहन में रखना है मोनो अटामिक के लिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जिन्हें आप नोबल गैसेस कहते हैं, ठीक है बेटा, ये आपके पास मोनो अटामिक हैं। अब इनके अंदर अगर वो इस्तेमाल कर ले कि मोनो अटामिक गैस है, तो आपने फ़ौरन से उसके लिए वैल्यू, या फिर हो सकता है वो हीलियम के अंदर या नियॉन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके वो आपसे कह सकता है कि ये स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके पास डाई अटामिक में देखें, H2 है, O2 है आपके पास, N2 आपके पास है, ये डाई अटामिक दो दो एटम्स आकर अटैच हैं, तो इनके लिए आपने जहन में रखना है। और पोली अटामिक के अंदर CO2, NH3 है आपके पास, CH4 है। इसी तरह से पोली अटामिक में बेटा H2O भी आपके पास बन सकता है, यानी कि आपके पास एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा एटम्स आपके पास मौजूद हो तो ये पोली अटामिक बनते चले जाते हैं। तो इनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपने जहन में रखने हैं। हो सकता है वो पोली अटामिक इस्तेमाल ना करे, वो H2O के लिए इस्तेमाल कर ले, वो NH3 का वहाँ पर आपको कह रहा हो, वो आपको CH4 का वहाँ पर कह रहा हो, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने जस्ट ये अंदाज़ा करना है कि आपके पास मोनो अटामिक है, डाई है, या फिर आपके पास पॉली अटामिक है, और फिर गैमा की वैल्यू को आपने रिप्लेस करना है। और इलास्टिक मॉडुलस के लिहाज से बेटा इसको जहन में लाजमी रखना है। अब फिर इसके बाद हमने देखा था कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या कुछ असर था। उसमें पहला हमने पढ़ा था बेटा ये अफेक्ट ऑफ द प्रेशर। प्रेशर हमेशा डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी मिकदार में प्रेशर बढ़ जाएगा उतनी मिकदार में डेंसिटी बढ़ जाती है। तो स्पीड के अंदर देखें प्रेशर और डेंसिटी का हमें एक रेशो मिल रहा है, तो एक तनासब मिल रहा है। तो इन दोनों के तनासब को देखें, जितनी मिकदार में प्रेशर बढ़ाएं उतनी मिकदार में डेंसिटी बढ़ जाए, जितनी मिकदार में प्रेशर कम हो उतनी मिकदार में डेंसिटी कम हो जाए, तो दोनों के दरमियान में रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब स्पीड ऑफ द साउंड के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। अब इसमें से जो क्रिटिकल एमसीक्यूज आपके उसने बारहा उठाई हुई है, अक्सर बच्चे मुश्किल में इसलिए पड़ जाते हैं कि वो ग्राफ को सही तरीके से नहीं देखते। यहाँ एक बात मैं आपको नोटिस करा देता हूँ कि स्पीड ऑफ द साउंड और प्रेशर इफेक्ट नहीं है। तो स्पीड ऑफ द साउंड और प्रेशर के दरमियान में ग्राफ किस तरह का होगा बेटा? ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन जो जाहिर कर रहा है कि प्रेशर के बढ़ने की वजह से, एक्स एक्सिस पर प्रेशर है ना, प्रेशर के बढ़ने की वजह से स्पीड अब भी फिक्स्ड है। लेट्स से फर्ज कर लेते हैं कि 10 मीटर फी सेकंड है, 10 मीटर फी सेकंड से आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो प्रेशर को तो कोई इफेक्ट ही ना हुआ। तो इस तरह का ग्राफ आपके पास बनता है। तो ये ग्राफ आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद दूसरा इफेक्ट हमने देखा था डेंसिटी का। डेंसिटी का रिलेशन हमारे पास अभी भी है कि प्रेशर को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, गैमा आपके पास ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। तो v स्पीड ऑफ द साउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनती है डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। अब इनका ग्राफ किस तरह का बनेगा? हेयर इज रेड लाइन से आपके पास है बेटा हाइपरबोला, हाइपरबोला, लेकिन इनवर्स भी है और डेंसिटी के ऊपर स्क्वायर रूट भी है। तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा अबव द हाइपरबोला, और इसके लिए लफ्ज जो इस्तेमाल करते हैं अमूमन लेस स्टीपर, लेस स्टीपर देन हाइपरबोला का लफ्ज इस्तेमाल करता है आपके एमसीक्यूज के अंदर। तो ये ग्राफ की फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। अब हो सकता है कि वो दो डेंसिटीज की वैल्यूज प्रोवाइड कर दे, एक आपको स्पीड ऑफ द साउंड की वैल्यू प्रोवाइड कर दे तो दूसरी अननोन कर दे। तो आपने 3 गिवन हो और 4th आपके पास फिजिकल क्वांटिटी अननोन हो, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, रिलेशन कैसे बनाना है, फिर आपने उनकी वैल्यू वहाँ कैसे कैलकुलेट करनी है, वो सारी मैं चीज़ें सिखा चुका हूँ। डेंसिटी बढ़ जाए इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी कम हो जाए इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर डेंसिटी को 4 गुना कर दिया जाए, 5 गुना कर दिया जाए, 10 गुना कर दिया जाए तो स्पीड कितनी कुछ हो जाएगी। डेंसिटीज़ की रेशो बता दी जाए तो स्पीड की रेशो क्या होंगी। ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से खुद ब खुद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं लेक्चर पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसको दोबारा से देख लें। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है, उसके लिए हमने 2 रिलेशन बेटा कैलकुलेट किए थे। पहला था VT बराबर है V0 1 + T/273 के 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्पीड ऑफ द साउंड
किसी टी टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ द साउंड, और टी वो टेम्परेचर होगा, उसको हमने एब्सोल्यूट की वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है और 1 प्लस करना है, तो हमारे पास किसी भी दिए गए टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड क्या कुछ है वो हमने कैलकुलेट करनी है। मजीद फर्दर इसी रिलेशन को हमने एक्सटेंड किया था, तो वी टी बराबर है वी नॉट प्लस 0.61 टी। एवरी 1 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर इंक्रीज द स्पीड ऑफ द साउंड अप टू 0.61 टाइम्स। ये आपके एमसीक्यूज बोर्ड के अंदर भी बनती है, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी रिपीट हुई पड़ी है, ये वो आपके पास फार्मूला है। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए तो उस टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ द साउंड क्या होगी, वी नॉट ऑलरेडी 232 233 जो कि कैलकुलेटेड है आपके पास, और इधर से टेम्परेचर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके आप वहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से गौर कीजिए, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम की एमसीक्यूज आई हुई है, आपके पास ग्राफ क्या कुछ बनेगा। अगर किसी टेम्परेचर टी के ऊपर स्पीड ऑफ द साउंड और टेम्परेचर के दरमियान में ग्राफ बनाना चाहेंगे, तो ग्राफ अब भी आपके पास बेटा स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन है, नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर में से पास नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, अगर तो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज आपस में बराबर होती तब तो हमारे पास ये सेंटर में से पास करता और स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन देखें ये कुछ ना कुछ वाई एक्सिस के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि 0.61 टी का फैक्टर आकर ऐड हो रहा है वी नॉट के अंदर, फिर वो जाकर वी टी के बराबर हो रहा है। क्लियर बेटा? अब दूसरा केस हमने पढ़ा था कि बेटा हमारे पास जो स्पीड ऑफ द साउंड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ द टेम्परेचर, और इसी तरह से एट सम टेम्परेचर टी वी टी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर रूट करना है, इन दो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। अब अगर हमारे पास ये रिलेशन आ जाए तो इन दोनों के दरमियान में ग्राफ किस तरह का होगा। हियर इज बेटा आपके पास ये है पैराबोला, और ग्राफ की शक्ल इस तरह की क्यों बनती है, फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में हमारे पास रिलेशन हो तो इसको नाम कैसे देते हैं। आपको टेम्परेचर की 2 वैल्यूज बता दी जाए, वेलोसिटी की 1 वैल्यू बता दी जाए, या स्पीड की वैल्यू बता दी जाए तो दूसरी स्पीड की वैल्यू बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से बनाएं, इसको ट्राई करें, मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कैसे बननी है, वो स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। इसके बाद आप इसका स्क्वायर कर लें कि टेम्परेचर को देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड। अब इनके लिए देखें कि ग्राफ किस तरह का बनेगा। अगर आपको स्पीड की 2 वैल्यूज बता दी जाए, एक आपको टेम्परेचर की वैल्यू बता दी जाए तो दूसरी टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, आपको 2 टेम्परेचर्स की वैल्यूज बता दी जाती है, एक स्पीड की वैल्यू बता दी जाती है, दूसरी स्पीड की वैल्यू क्या होगी वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से टेम्परेचर और स्पीड के दरमियान में स्पीड का स्क्वायर हो तो आपके पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर मेरा आपसे सवाल है बेटा, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें टेम्परेचर और v यानी कि स्पीड के दरमियान में, उस वक्त ग्राफ की शेप कैसे होगी, उसको नाम कैसे देंगे, ये सवाल आपके लिए बाकी रहा, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बता दूंगा। इसको देखिएगा ये ग्राफ किस तरह का बनता है। इसके बाद हमारे पास बेटा टॉपिक आता था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे पास लाइट वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी वैलिड है। हमारे पास वो बेटा हो मैकेनिकल वेव्स हैं, हमारे पास ट्रांसफर्स हैं हमारे पास, और लॉन्गिट्यूडनल नेचर के सब के लिए वैलिड है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको हमने बेटा एक और एंगल से देखना है। आपकी जो कम्पिटिटिव एग्जाम की एमसीक्यूज बनती हैं उसके अंदर स्पेसिफिक है हमारे पास 2 तरह से। एक तो ये एम्पलीट्यूड के लिहाज से पूछा जाता है कि आपके पास हो सकता है वो मैकेनिकल वेव्स हों और उनके एम्पलीट्यूड के लिहाज से बात की जा रही हो। दूसरा इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए ये है कि बेटा अगर आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं किसी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, जैसा कि हमारे पास लाइट है, तो वहां हमारे पास इसका क्या कुछ रिलेशन रहेगा। वो रिलेशन हमारे पास बेटा खास करके इंटेंसिटीज की बुनियादों पर आता है। तो इनके लिए हमने फार्मूला कैसे बनाना है वो आपने बेटा नोट करने हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको लिखवाए हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन केस ऑफ इंटेंसिटीज, अगर इंटेंसिटीज की सूरत के अंदर इसको लिखना चाहेंगे तो आपने बेटा ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखना है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमेशा बराबर होगी पहली वेव की इंटेंसिटी प्लस सेकंड वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 दोनों वेव्स की इंटेंसिटीज का अंडर रूट, और इसके साथ बेटा एक cos ऑफ फाई आपने मल्टीप्लाई करना है। इस फार्मूला को जहन में स्केच आउट कर लें। I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 इसका जजर रूट और cos ऑफ फाई। अब
हमारे पास हो सकता है वो वेव्स इन फेज हो। इन फेज से पहले एक और मैंने यहां पर रिलेशन इसका बेटा बनाया हुआ है कि अगर दोनों इस तरह इंटेंसिटीज आपके पास सेम है, अगर दोनों सेम इंटेंसिटीज की आपके पास लाइट सोर्सेज आ रही हैं, तो उनके लिए हमारे पास बेटा ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या कुछ बनेगी उसको बेटा देखे आई आर, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई प्लस आई टू आई और उसका जैसे रूट कॉज ऑफ फाई। ठीक है बेटा, इसे 2i बना दें। इसके लिए i का स्क्वायर बनाएंगे, जैसे रूट से खत्म हो जाएगा, जैसे रूट से बाहर आ जाएगा। अब दोनों के अंदर 2i कॉमन है, अलग कर लें, यहां 1 का फैक्टर बाकी रहेगा प्लस कॉज ऑफ फाई हमारे पास। एज वी नो दैट हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटी 1 प्लस कॉज ऑफ फाई हमेशा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 के। क्लियर बेटा, हाफ एंगल आइडेंटिटी से आपने इसको रिप्लेस कर देना है। 2i कॉमन में वैसे मौजूद रहने दें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4i cos स्क्वायर 5/2। इंटेंसिटीज के लिए ये जहन में रखिएगा, अगर तो दोनों वेव्स की इंटेंसिटीज आपके पास बेटा क्या है, सेम है। अब दोनों वेव्स इंटेंसिटीज भी सेम है और हैं भी एक दूसरे के साथ बेटा इन फेज, ये दूसरी कंडीशन आ गई। तो उस वक्त क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos 0 1 के बराबर है, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट आपके पास बेटा 4i, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी आपने लेनी है, किसी भी एक लाइट सोर्स की इंटेंसिटी लेनी है और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपके पास आ जाएगी। अगर तो दोनों सोर्सेज जिनकी इंटेंसिटी सेम है और वो दोनों सोर्सेज से आने वाली वेव्स भी बेटा इन फेज हैं, ये दो कंडीशन ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर तो वेव्स आपके पास बेटा आउट ऑफ फेज हो, यानी कि फाई एंगल उनके दरमियान में कितना कुछ बन रहा होगा, 180 डिग्री बन रहा होगा। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या रहेगी, 4i cos स्क्वायर, लेकिन 180 को जब 2 पर तकसीम करेंगे तो आपके पास 90 बनता है, cos 90 0 है, तो इसका मतलब 0 का फैक्टर जब आकर मल्टीप्लाई करेंगे वो तो खत्म कर देगा और हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 के बराबर आ जाएगी। तो सेम इंटेंसिटीज रखने वाले अगर सोर्सेस से आने वाली वेव्स एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज हो जाएंगी, यानी कि क्रस्ट ट्रफ से मिल जाए और ट्रफ क्रस्ट से मिल जाए, तो उस वक्त उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो बेटा 0 के बराबर हो जाती है। अब दूसरा केस है बेटा कि अगर हमारे पास दोनों सोर्सेस से आने वाली जो लाइट वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटीज अगर आपस में बराबर नहीं है, I1 इज नॉट इक्वल टू I2, तो उस केस के अंदर हमारे पास रिलेशन क्या कुछ रहेगा, इसी ही फार्मूला को हम तो कुछ तब्दील कर लेंगे कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी बराबर है I1 इसका जजर रूट और इसका स्क्वायर बना दें अपनी मर्जी से, क्योंकि आप स्क्वायर से जजर रूट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। I2 के लिए इसको लिखना चाहेंगे तो I2 इसका स्क्वायर रूट और जजर दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो इसका मतलब जजर रूट और स्क्वायर लेने से इसकी वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस हमारे पास 2 I1 I2 जजर रूट और cos ऑफ फाई। अब इसको हमने कुछ तब्दील करना है कि अगर तो वेव्स दोनों इन फेज हो, यानी कि उस वक्त फाई आपके पास 0 डिग्री बनेगा, cos ऑफ 0 डिग्री 1 के बराबर आ जाएगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 जजर रूट और उसका स्क्वायर प्लस I2 इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस आपके पास 2 I1 I2 और उसका स्क्वायर रूट। अब देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अगर इसको देखना चाहें तो आपके पास फार्मूला बनता है a प्लस बी और उसका स्क्वायर आपके पास। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंडिविजुअल सोर्सेस की इंटेंसिटीज के स्क्वायर रूट को ऐड करने से फिर उनका स्क्वायर लेने से आपके पास हासिल हो जाएगी, तो ये फार्मूला आपके पास मान जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास वेव्स बेटा आउट ऑफ फेज हो, आउट ऑफ फेज में फाई आपके पास बेटा कितना कुछ बन जाता है, 180 डिग्री बन जाता है, और cos 180 लिखना चाहेंगे तो आपके पास -1 के बराबर, और -1 की वो वैल्यू यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के बराबर बनेगा। अब माइनस का फैक्टर मौजूद है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो फार्मूला आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ दिस वो आपके पास हमेशा इंडिविजुअल इंटेंसिटीज इनके स्क्वायर रूट और डिफरेंस करने के बाद फिर इनका स्क्वायर बनाना है, तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी सोर्सेज के दरमियान में मिल जाएगी। तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन केस ऑफ इंटेंसिटीज। अगर एम्पलीट्यूड की सूरत के अंदर इसको बेटा देखना चाहेंगे तो एम्पलीट्यूड के फॉर्मेट के अंदर हमारे पास फार्मूला बनता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बराबर होगा फर्स्ट वन वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वन वेव के एम्पलीट्यूड को अगर a2 से रिप्रेजेंट कर लिया जाए और उसका स्क्वायर 2a1 a2 cos ऑफ फाई और उसका जजर रूट। इस फार्मूला को जहन में रखिएगा।
अब पहला केस बन जाता है हमारे पास, अगर वेव्स हमारे पास इन फेज हो, इन फेज में फाई 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर हो जाता है, कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर। इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बराबर होगा A1 स्क्वायर फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अगर इस फार्मूला को हम लिखना चाहें तो A प्लस बी इसका स्क्वायर बन जाएगा और उसका स्क्वायर रूट ऑलरेडी मौजूद है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल आउट, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को ऐड करने से आपको हासिल होगा, अगर तो दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ इन फेज हैं। अगर दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज हैं तो उस केस के अंदर हमारे पास बेटा रिलेशन क्या कुछ रहेगा, क्योंकि फाई हमारे पास 180 डिग्री के बराबर है, कास 180 -1 के बराबर, कास 180 डिग्री ये बेटा -1 के बराबर आता है। और इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 और इसका जजर रूट, और A1 माइनस A2 इसका स्क्वायर और जजर रूट, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB बराबर होता है A माइनस B इसके स्क्वायर और जजर रूट के साथ। स्क्वायर और जजर रूट को कैंसल आउट कर दें तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के डिफरेंस से आपको हासिल हो जाएगा। अब अगर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के दरमियान में रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे जिसकी बुनियादों पर आगे फर्दर हमने एमसीक्यूज को बेटा सॉल्व करना है, तो हमेशा इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर एम्पलीट्यूड को देखना चाहें तो ये इंटेंसिटी के जजर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। तो यहाँ से आपने दो फार्मलिज्म बेटा जहन में रखने हैं कि अगर दो वेव्स की इंटेंसिटीज के दरमियान में रेशोज देखना चाहेंगे तो ये उनके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के दरमियान में रेशोज से आपको हासिल होंगी। अगर इसी तरह से अगर आपने एम्पलीट्यूड्स के दरमियान में रेशोज को देखना है तो उनकी इंटेंसिटीज की रेशोज और फिर उनका जजर रूट आप करेंगे यानी कि स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आपको एम्पलीट्यूड की रेशोज बता देंगे। तो ये दो रिलेशंस आपने जहन में रखने हैं जो आगे फर्दर हमने एमसीक्यूज के सॉल्यूशन के अंदर इनको इस्तेमाल करना है। ये था हमारा आज का टॉपिक बेटा, कुछ आपके क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि हमने कम्पिटिटिव एग्जाम में जितनी भी आपकी एमसीक्यूज आई हैं उनके सॉल्यूशन के अंदर हमने इनको इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।